नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और कविता, क्या बात है, आजकल रंग का जो कहते हैं ना तालमेल, वो बड़ा बैठ जा रहा है। आज का रंग नीला है। जी हाँ, तो आप सभी जानते, खैर दर्शक ज्यादा जागरूक हैं। हाँ। नीला रंग हमने क्यों पहना हुआ है? क्योंकि नवरात्रि के नव रंग में से आज जो दिन है खास तौर पे वो नीले कलर का है। इसलिए आप देखेंगे कि आप अपने आसपास भी लोग नीली साड़ियां, नीले वस्त्र, नीले कुर्ते पहनकर निकल रहे हैं। तो माँ सबका कल्याण करें। और कल्याण की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैसा कविता हम बात भी कर रहे थे कि इस नवरात्र जिस तरह के बाजार की शुरुआत हुई थी, कृपा दृष्टि बड़ी जरूरी थी और शायद वो बाजार पर बरसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आज जिस तरह से आरबीआई पॉलिसी, जैसा कि अनुमान था, जिस तरह की कमेंट्री थी, उसी तरह की कमेंट्री नजर आई। और आप देखिए कि इसके बाद जो है वो खास तौर पर अगर हम देखें तो बैंक और एनबीएफसीज शेयरों में जो जोश लाजमी था वो साफ तौर पर नजर आता हुआ। जी हाँ, आज आरबीआई पॉलिसी में जो विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल का रुख किया गया है पॉलिसी में, उससे एनबीएफसीज शेयरों में जोश है, बैंकिंग शेयरों में साफ तौर पर जोश है। एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी 2 से 3% मजबूत हैं। श्रीराम फाइनेंस और बजाज ट्विंस में भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम जिस सेक्टर की बात करें तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में भी आज अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। अच्छे बिजनेस अपडेट से देखिए, फिनिक्स मिल का शेयर करीब 5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। वैसे कल भी हमने देखा था पावर और पावर फाइनेंस शेयरों में जोश नजर आया था और आज नए ऑर्डर से टोरेंट फार्मा का शेयर देखिए लगभग 7% दौड़ा है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से 2000 मेगावाट स्टोरेज के लिए ऑर्डर मिला है। टाटा पावर और एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स भी भागे हैं। और आप देखिए कल पीएफसी आरईसी में भी जोश नजर आया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज खास तौर पे फार्मा शेयरों में भी जोश नजर आ रहा है। ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है उसका दम साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये आपका शो है। बाजार को भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो इस वक्त 200 अंकों की मजबूती निफ्टी में, 25,200 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 550 अंकों की मजबूती, यहां पर 51,550 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। तो बाजार में जोश है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो कल की तरह ही है। 2112 स्टॉक ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 406 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और खास तौर पे अपने साथ दो खास मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरंग शाह और जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गौरंग सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि आज जो पॉलिसी में एक हल्का स्टांस जो न्यूट्रल वाला चेंज हुआ है, उससे बैंक और एनबीएफसी शेयरों में साफ तौर पर जोश नजर आ रहा है। एक एक्सपर्ट के नजरिए से, ऑब्जर्वर के नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम कमेंट्रीज को? सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। नवरात्र की शुभकामनाएं ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, सहयोगी को, कविता को, सभी को हमारे तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएं। तो मेरे ख्याल से ये जो बदलाव थोड़ा बहुत नरमी का और जो टिप्पणियां थोड़ी बहुत सहानुभूति वाली की है गवर्नर साहब ने, एक शायद आप ये विचारधारा आगे लेकर के बढ़ सकते हैं कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जो पहले 3 महीने होते हैं कैलेंडर के 2025 के साल के, वहां पर शायद कटौती आती हुई नजर आएगी। देखिए, अनिवार्य है क्योंकि जो परिस्थिति खाड़ी देशों में खड़ी हुई और जिस प्रकार से कच्चा तेल तांडव कर रहा है, और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, खास करके महंगाई दर पर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल उस महंगाई दर का एक हिस्सा होता है। तो मेरे ख्याल से एक मापदंड वाला शब्दावली को बहुत ही स्पष्ट रूप से और सीमित दायरे में अपनी बातों को रखते हुए गवर्नर साहब ने टिप्पणियां करी है और बाजार ने मेरे ख्याल से उसको सराहा है। क्योंकि जब वो घोषणा होनी शुरू हुई 10 बजे के आसपास, उसके बाद बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे और बढ़े हैं।
तो शायद एक अनुमान लगा के सकते हैं कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी फरवरी मार्च 2025 में एक छोटी मोटी कटौती आने की एक अनुमान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी एनालिसिस के लिए, पूरी डिटेल्स अच्छे से देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और व्हाट्सएप से कुछ सवाल ले लेते हैं। वहाँ पे हमें कई सवाल आए हैं। तो अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये सवाल कुणाल कुमार जी का है। ट्रेंड पर सवाल है इनका। 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 5,000 के भाव से। अब चार्ट पे देखें तो 60% वहां से ऊपर बढ़ चुका है। पिछले 2 सेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अच्छा कुछ 10-11% का अप मूव भी दिया है। ब्रोकरेज की भी बुलिश रिपोर्ट है, साथ ही साथ डायमंड मार्केट में इनकी एंट्री की वजह से इसमें और अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट सा तो नहीं हो रहा है? साथ ही साथ क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? जी, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की शुभकामनाएं। ट्रेंड का सवाल पूछा है आपने, तो ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट मार्केट करेक्शन में भी काफी मजबूती से अपना जो ग्राउंड है होल्ड करा है उसने। और कल 2 दिन में तो बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अंश जी, आपने बहुत सही कहा कि प्राइस चार्ट पे काफी ओवर स्ट्रेस्ड है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे तो नई पोजीशन अगर आप बनाना चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो काफी रिस्की रहेगा। एक डिप के लिए वेट करने की सलाह है। वो डिप शायद 7700 7800 का स्तर हो। जब भी वो डिप आपको मिले तभी आपको बाइंग के मौके ढूंढने हैं। फिलहाल 80 to 70 का स्तर है। यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, करीबन 8450 या 8500 तक। तो ये ट्रेडिंग वाले मौके हैं जहाँ पे हल्का सा अपसाइड और मोमेंटम के दौर पे आपको मिल सकता है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। आप अपना स्टॉप लॉस 8000 पे ट्रेल कर ले और 8450 और 8500 का स्तर छूता है तभी अपना मुनाफा बांध ले। में ये रणनीति आती हुई अक्षय की तरफ से। और हमारे साथ सुमित दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो? मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हरिद्वार से। बताइए सुमित, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने 327 के भाव पे 400 शेयर ले रखे हैं ओएनजीसी के। ओके, 327। हाँ जी, 327 पे। तो मैं पता करना चाह रहा हूँ आपसे कि उसका मुझे एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एवरेज करना चाहिए तो कितने रुपए पे करना चाहिए, और कब तक रुकना चाहते हैं? नियर टर्म आउटलुक है आपका? मैं 1 साल भी रुक सकता हूँ। 1 साल भी रुक सकते हैं ना आप। चलिए गौरांग, क्या एवरेज करने की सलाह आप देंगे इनको? इनका साल 2 साल का नजरिया है तो एक्सप्लोरेशन क्षेत्र पर ओएनजीसी पर अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कविता की खरीदारी की राय है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके निवेश का स्तर करीबन 320 या 330 के आसपास का है और मौजूदा करीबन 290 के आसपास। और एक बात यह है कविता के एनईएलपी पॉलिसी, जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है हमारे देश में, जो कि बहुत बड़े तौर पर सरकारी कंपनी और निजी कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन करती हैं उनको उत्साह देती हैं, उनको प्रोत्साहन करती हैं। उसमें कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके कारण निजी क्षेत्र की कंपनियां यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी वगैरह वहां पर बदलाव हुआ है। तो और ये भी बात है कि हमारी निर्भरता जो इंपोर्ट आयात पे है कच्चे तेल को लेकर के, वो भी कम करनी है और हमारे देश में जो कुदरती भंडार है उसका एक्सप्लोरेशन किया जाए। तो खरीदारी करें, एवरेज करें और लंबी अवधि के लिए निवेश बना रखें। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। संदीप है हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर, मेरे पास 2 स्टॉक के बारे में जानना है सर। एक तो आरवीएनएल के 50 शेयर है एट द ₹250 और संवर्धना मदरसन 100 शेयर है एट द ₹210। लॉन्ग टाइम का नजरिया है सर। चलिए, तो आरवीएनएल तो आपने बड़े अच्छे भाव पे लिया हुआ है क्योंकि लगातार दबाव के बावजूद यहाँ पर अच्छा फायदा होता हुआ। संवर्धना मदरसन में भी मैं यही कहूँगा कि आपके भाव के आसपास ही है, ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है आपको। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ा इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। आरवीएनएल देखें तो 250 के स्तर पे अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदा है, लेकिन आरवीएनएल को अगर हम देखें तो जब रेलवे स्टॉक चल भी रहे थे तो भी एक प्रेशर हमने आरवीएनएल पे देखा, कुछ खास एक्शन जो है आरवीएनएल पे देखने को नहीं मिला। चूंकि इनका भाव बहुत सेफ है, 250 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस नजरिए से जरा बताइए। और संवर्धना मदरसन 210 की खरीदारी है, दोनों पर आए थे जी। तो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उसको
ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मैं मंथली प्राइस स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो आरबीएनएल गए 3 महीने से एक प्राइस एक्शन में तो अंडर परफॉर्मर रहा है। काफी बिकवाली देखने को मिली है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स में, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 420 425 जिस स्तर से ये स्टॉक घूमा है वो बहुत ही एक अहम सपोर्ट है। तो मेरी राय रहेगी कि आपको बने रहना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक रिकवरी के अच्छे मौके आपको आरबीएनएल में दिख सकते हैं। तो फिलहाल जो टेक्निकल प्रोजेक्शन है वो अगर रिकवरी आती है थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए से जो 625 640 ये आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद एक रिव्यू लेना पड़ेगा और वहां से ब्रेकआउट मिलता है आपको तो 700 तक एक लॉन्गर टर्म टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। पर मेरी राय रहेगी कि आपने बहुत ही अच्छे स्तर पे एंट्री करा है, तो आप अगर एक स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहते हैं तो 380 ये स्टॉप लॉस रिवाइज करके कभी आगे चल के कभी गिरावट आ जाती है तो कम से कम एक अच्छे मुनाफा आप बांध के इसमें निकल सकते हैं। तो आपको रिवाइज स्टॉप लॉस करने की राय रहेगी 380 पे। दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से आपने मदरसन सुमी की बात की है, तो मदरसन सुमी का जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है और अगर आप गए कुछ दिन की ट्रेडिंग एक्शन भी देखे, इसको मार्केट के चाल के साथ कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक 180 में और एक नए प्राइस मोमेंटम पिकअप होने की देरी है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट प्रोजेक्शन करीबन मेरा 250 से 265 तक बनेगा स्टॉक में, तो ये टारगेट एरिया के लिए आपको बने रहना है। ओवरऑल जब तक स्टॉक 180 के ऊपर चल रहा है तब तक मेरा व्यू इस स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर आपको बेहतर रणनीति अक्षय की तरफ से मिलती हुई। इस वक्त अगर बाजार को देखें तो बाजार में कमाल की खरीदारी नजर आ रही है। निफ्टी ही देखें तो 25,200 के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये दूसरा सेशन है जब हमें अच्छे से इसमें खरीदारी दिख रही है। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो आज की जो खरीदारी है वो पूरी ब्रॉड बेस्ड बाइंग नजर आ रही है। तो चलिए अगर आरबीआई की बात करें तो आज आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन पॉलिसी रुख विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें क्या रही है, जानते हैं वरुण दुबे से। वरुण बताएं। लगातार 10वीं पॉलिसी थी जब आरबीआई ने दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि वैसे भी लोग मान के चल रहे थे कि शायद बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोल्स यही कह रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात इस बार की पॉलिसी में हुई है कि जो स्टैंस था आरबीआई का फाइनली वो बदला है और यहाँ पे अब न्यूट्रल स्टैंस जो है वो आरबीआई का आ चुका है विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस बार की पॉलिसी में हुआ है। अगर आप इसको विद इन द लाइन्स पढ़ें तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं ब्याज दरों में कटौती के रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साफ समझ में आ रहा है इस पूरे पॉलिसी में जो रुख बदला है आरबीआई ने उससे। हालांकि बाकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे, इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें FY25 के लिए आरबीआई ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। केवल ग्रोथ के लिए Q3 FY25 और Q1 FY26 में आरबीआई ने बदलाव किया है। FY25 के लिए 7.2% ही रखा है आरबीआई ने। महंगाई भी जो FY25 के लिए थी वही रखी है। हालांकि Q1 FY26 में महंगाई जो है वो यहाँ पे आरबीआई ने अपने अनुमान में थोड़ी बहुत कमी की है और आरबीआई ने अपने कमेंट्री में कहा भी, अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे तो नो डाउट FY25 के एंड तक थोड़ा बहुत ईज ऑफ होने का अनुमान है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो एडवर्स वेदर कंडीशंस है वो शायद आपके ओवरऑल इन्फ्लेशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कम किया है Q1 FY26 का, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दी है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद इम्पैक्ट कर सकती है। जहाँ तक ग्रामीण मांग की बात है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। शहरी मांग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छी है, मजबूत है। NBFCs इसको लेके आरबीआई पहले भी चिंता जताते आ रहा है। आज भी आरबीआई ने अपने ओवरऑल जो कमेंट्री थी उसमें कहा है कि कुछ NBFCs जो है ज़्यादा ब्याज ले रही हैं, ज़्यादा फीस चार्ज कर रही है, तो उनके लिए फिर से एक बार चेतावनी वाला रुख जो है वो आरबीआई की तरफ से यहाँ पे सामने निकल के आया है। और अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके भी उन्होंने यहाँ कहा है कि हमारी कड़ी नज़र है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस कुछ वहाँ पे बदलाव किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। कुछ राहत जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन, चुनिंदा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है उनके लिए दी गई है। खासकर अगर आप देखेंगे तो यूपीआई 1, 2, 3 और साथ ही साथ यूपीआई वॉलेट जो होता है उसमें जो लिमिट है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। तो इन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी में वैसा तो कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ एक जो चीज़ सबसे बड़ी निकल के आई वो है आरबीआई का रुख जो कि अब बदला है, न्यूट्रल हो चुका है। तो शायद मार्केट को यही पसंद आया है और इसके बाद आपने देखा कि पॉलिसी के बाद भी मार्केट में मजबूती आज बनी हुई है।
बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉलिसी अनाउंसमेंट को पूरे डिटेल्ड में समझाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं जय शाह। जय जी नमस्कार, बताइए। अजय शाह। अजय शाह, माफ करिए अजय शाह, बताइए। ओके, साहब मैंने जियो के लिए हुए हैं जी। 130 के भाव में 340 के भाव में 130 से रहे। 340 के भाव से, ठीक है। हाँ, और दूसरा बीपीसीएल है जी, और ये 313 के भाव में 70 से। 313 के भाव से, ठीक है। हाँ, और दूसरा एचपीसीएल है जी, एचपीसीएल। हाँ, वो 361 के भाव में 225 से। कौन से भाव से बताया आपने? 361 के भाव में 361। ठीक है, बिल्कुल। और आपका नजर है कि आप थोड़ा, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं इसे? अभी 6 से 8 महीना। 6-7 महीना, ठीक है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनकी खरीदारी जियो फिनेंशियल में है, एचपीसीएल और बीपीसीएल में है। जियो फिनेंशियल ऑलमोस्ट इनकी खरीदारी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल और बीपीसीएल में इन्हें मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक क्विकली चार्ट देख के बता दीजिए कि ये तीनों ही स्टॉक में क्या राय बन रही है, साथ ही साथ अगर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता सकते हैं। जी, तो जियो फाइनेंस की बात करें तो काफी महीनों से स्टॉक में एक दबाव रहा है। एक पॉजिटिव है कि एक क्लियर बेस बनता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट पे, और ये बेस का एरिया है 325 से 330। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोमेंटम स्टॉक में जल्द ही लौट के आएगा और स्टॉक उसके बाद 425 से 440 के स्तर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में छू सकता है। तो उसके चलते आपको होल्ड करना है स्टॉक। मेरा नजरिया पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस आप इस पे रखना चाहे तो आपका स्टॉप रहेगा 305 का। एचपीसीएल बीपीसीएल की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सा एक दबाव रहा है गए महीने से, और जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है एक प्राइस सपोर्ट पे है करंटली, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। लंबे नजरिए तो व्यू पॉजिटिव ही है, बट मीडियम टर्म से आप अगर काम कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 375 ये स्टॉप लॉस रहेगा एचपीसीएल में। यहाँ से रिकवरी मिलती है वापस तो 450 से 460 का स्तर एचपीसीएल छू सकता है। और आईओसी की बात करें तो आईओसी में भी सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। सपोर्ट थोड़ा दूर है, यहाँ पे 155 का सपोर्ट है, थोड़ा और रुकना है आपको। 150 का स्टॉप आपको लगाना है, और रिकवरी में स्टॉक 190 तक 5 से 7 महीने के टाइम फ्रेम में छू सकता है। तो पॉजिटिव व्यू है तीनों में। आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिलहाल सपोर्ट पे है। जियो में मेरा ज्यादा कन्विक्शन है, तो वो हिसाब से आप अपना पोजीशनिंग होल्ड कर सकते हैं। तमाम काउंटर्स पे अपनी सलाह दी है और इसी के साथ शो में समय भी हमारे पास समाप्त हो चुका है। हालांकि बाजार की तेज़ी यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। आप सेंसेक्स देखिए, लगभग 680 अंक ऊपर फिलहाल पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 500 अंक ऊपर है और निफ्टी में भी लगभग 200 अंकों के पारों की तेज़ी। लेकिन फिलहाल पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। गौरांग और अक्षय, आप दोनों से जाते जाते डिस्क्लोजर्स चाहेंगे। गौरांग। अच्छा कविता, आपका जियो की शेयर के बारे में चर्चा करी है और हमारी राय आपके समक्ष रखी। वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। अक्षय जी, तो मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं स्टॉक मार्केट्स में, और जो स्टॉक्स आज डिस्कस करे आपके शो पे, तो कुछ स्टॉक्स हमने हमारे रिकमेंड किए रहेंगे। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाजत दें और